जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टेंस जिसका नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसके पहले प्रेजेंट के चारों भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने वीडियो इसके पहले बना दिया है। विद्यार्थियों, आज हमारे लोगों का पास्ट का पार्ट है और इस पास्ट में हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जिस तरह से विद्यार्थियों आपने हर टेंस के बारे में सीखा, उसी तरह से हम लोग आज पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखने से पहले किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद किया जाता है हिंदी से अंग्रेजी में, उसको जानने से पहले आपको पास्ट टेंस का वाक्य पहचानने के लिए आपको पहचान पता होनी चाहिए और फिर उसकी सहायक क्रिया पता होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें 4 सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से हमने सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ना है। तो विद्यार्थियों, बारी बारी से हम सबसे पहले सिंपल पढ़ेंगे, उसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचानने के लिए आपको वाक्य के अंत में जाना पड़ेगा। जो भी हिंदी वाला वाक्य आपको दिया जाए और उस वाक्य के अंत में आप जाइए। यदि उस वाक्य के अंत में या आ जाए, या तो ई आ जाए, या तो ए जैसे शब्द आए हों, तो आप समझ लेना कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और उस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह सहायक क्रिया डिड होती है और इस डिड का प्रयोग सभी कर्ता के साथ में किया जाता है, चाहे एक वचन के कर्ता हो या बहुवचन के कर्ता हो, सभी कर्ता के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, तो सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पर विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम सहायक क्रिया का डिड का प्रयोग ना करके बल्कि मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिख रखा है। अनुवाद करने का जो तरीका है मैंने बता रखा है कि यदि कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का आप अनुवाद करना चाहते हैं तो उसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको कर्ता लिखना पड़ेगा। कर्ता के बाद सहायक क्रिया की बारी आती है सिंपल में। लेकिन विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया भी कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हम इस सहायक क्रिया की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर कर्ता के बाद मुख्य क्रिया और उस मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। मैंने बताया ना, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। फिर कर्म, फिर स्थान, फिर समय, जिस तरह से क्रम में आएगा उसी क्रम में हम लिखते जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख दूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम घर गया। विद्यार्थियों, आपने देखा ये एक प्रकार का वाक्य है जो कि सिंपल है। कैसे जान गए? क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है सिंपल की पहचान जो होती है, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं ना आया हो तो उसे हम सिंपल कहते हैं। और आपने देखा यहाँ विद्यार्थियों, इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया हुआ है, इसीलिए हम इसको सिंपल कहेंगे। और इस सिंपल का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे। हमने पहले भी कर्ता पहचानने का तरीका बता दिया है कि कर्ता वाक्य के उस शब्द को कहते हैं जो कि काम कर रहा हो। यहाँ पर क्योंकि जाने वाला काम हो रहा है तो जाने का काम राम कर रहे हैं, इसीलिए हम कर्ता के रूप में राम को ले लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कर्ता के रूप में राम। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए सहायक क्रिया ना लिखें। अब किसका नंबर आता है? मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो जाने की अंग्रेजी तो फर्स्ट फॉर्म में गो होती है, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है बेंट। तो यहाँ हो जाएगा राम बेंट। उसके बाद देखें, यहाँ पर कर्म की बात आ रही है तो कर्म इसमें नहीं है, तो कर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्थान की बात आती है तो स्थान यहाँ पे घर है, इसलिए हम यहाँ पे घर लिखेंगे, यानी राम बेंट टू होम। राम बेंट टू होम। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा
कि किस तरह से हमने सिंपल के वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में किया। विद्यार्थियों, एक सिंपल के वाक्य को और देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से हम सिंपल के वाक्य को अनुवाद करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा जाए कि मैंने मैदान में हॉकी खेला। यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। कर्ता के रूप में मैंने आया हुआ है, तो मैंने की अंग्रेजी लिखेंगे आई के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, तो मुख्य क्रिया क्या है? खेलना का अंग्रेजी सेकंड फॉर्म में प्लेड होती है, हम यहाँ पर प्लेड लिख लेंगे। उसके बाद कर्म क्या है? तो हम क्या खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। अब की बार कर्म दिया गया है, तो आई प्लेड द हॉकी। उसके बाद स्थान की बात आती है, कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। में मतलब प्रीपोजिशन है, इसको आप यहाँ पर लाइए, लिखिए इन, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे फील्ड, इन द फील्ड। यहाँ पर इस तरह से हम अनुवाद करते हैं सिंपल का। इसी तरह से विद्यार्थियों, हम एक सेंटेंस और लेंगे और उसके बाद देखिएगा किस तरह से हम उसका अनुवाद करते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, वह स्कूल गई में आप देखिए यहाँ पर वाक्य के अंत में या ई आ गया है, इसलिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। और इस पास्ट इंडेफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस है, और इस सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे। कर्ता के रूप में यहाँ पर क्योंकि लड़की है इसलिए आप सी लिखेंगे। अब उसके बाद जाने की अंग्रेजी होती है वेंट, क्योंकि सहायक क्रिया हमें यूज नहीं करना, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वेंट। कहाँ जा रही है वो? स्थान, वेंट टू द स्कूल, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जो होगा वो स्थान का काम करेगा। इसी तरह से यदि विद्यार्थी हम नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव में हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सेम सब कुछ वही होता है, पहचान वही होती है, बशर्ते नेगेटिव में थोड़ा सा परिवर्तन ये आ जाएगा कि नेगेटिव में हम यहाँ पर जो लिखे थे कि सिंपल में ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द ना हो उसे सिंपल कहते हैं, बशर्ते अब हम नेगेटिव में लिखेंगे ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आया हो, यानी जिसमें नहीं शब्द हो, उसे हम नेगेटिव कहते हैं। इसी में आप समझ लीजिए, नेगेटिव कहते हैं। किसे नेगेटिव कहेंगे? वह वाक्य जिसमें नहीं आया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे। विद्यार्थियों, नेगेटिव के अनुवाद करने का जो तरीका है, अब उसमें हम कर्ता तो लिखेंगे, बशर्ते अब जो हम सिंपल में सहायक क्रिया नहीं लिख रहे थे, उस सहायक क्रिया का भी अब हम प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया का मतलब वहाँ पे डिड आई हुई है, तो सभी कर्ता के साथ में यहाँ पर हमें डिड प्रयोग करना है, बशर्ते सहायक क्रिया के बाद यहाँ पर हम एक शब्द नॉट का भी प्रयोग कर लेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों, आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें नहीं शब्द आया होगा, और उसका अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले कर्ता ही लिखना पड़ता है। कर्ता के बाद अब सहायक क्रिया के बाद नॉट, फिर मुख्य क्रिया का अब फर्स्ट सेकंड फॉर्म ना लिख करके अब हम मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, बाकी कर्म, स्थान, समय ये सब हमारा उसी तरह से रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, जैसे हम एक सेंटेंस ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे लिखा जाए मोहन बाजार नहीं गया, तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य के अंत में यहाँ पर या आ गया है, तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जब वाक्य के अंत में या, ई, ए जैसी बातें आ जाएं, तो वहाँ पर आप समझिएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें नहीं आ गया है। यदि होता मोहन बाजार गया, तो इसका मतलब उसमें नहीं आया है, तो इसका मतलब वो सिंपल होगा। लेकिन यदि उसमें नहीं शब्द आ गया है, तो इसे आप कहेंगे कि ये नेगेटिव है। और नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता के रूप में हम यहाँ पर मोहन को लेंगे, क्योंकि जाने का काम तो मोहन ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर सहायक क्रिया का भी प्रयोग किया जाएगा। मैंने कहा सहायक क्रिया सिर्फ एक है, तो सभी कर्ता के साथ में हम डिड का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया के बाद फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो मुख्य क्रिया क्या है? जाना की अंग्रेजी गो होती है, फर्स्ट फॉर्म में हम उसे लिख देंगे। बाकी कर्म इसमें नहीं है तो ना लिखिए, स्थान इसमें है क्योंकि बाजार जा रहा था, यहाँ लिखेंगे टू द
मार्केट। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में यदि नॉट का प्रयोग हुआ है तभी हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे और सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। सिंपल में आपने देखा कि यदि सिंपल है तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे और फिर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों एक वाक्य हम नेगेटिव का और देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका है कि उसमें नहीं शब्द होता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख लें कि मैं विद्यालय नहीं गया, तो देखिए विद्यार्थियों इसमें भी नहीं शब्द आ गया है, इसका मतलब ये भी निगेटिव ही है। और इसमें हमने यहाँ पर मैं लिखा तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, आई के साथ में भी डिड का ही प्रयोग करेंगे, आई डिड, और इसके बाद फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। जाना की अंग्रेजी यहाँ पर जाना की अंग्रेजी गो है तो यहाँ पे हम गो लिखेंगे। कहाँ जाने के लिए है? विद्यालय, तो विद्यालय के लिए हम लिखेंगे टू द स्कूल, टू द स्कूल। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किया जाता है। आइए हम विद्यार्थियों अब देखते हैं कि किस तरह से इंटरोगेटिव वाले वाक्य का अनुवाद करते हैं। तो विद्यार्थियों इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस जिसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह पाते हैं या फिर उसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि हम उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पहचान। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होगी उसमें ऐसे वाक्य जिसमें क्या यानी प्रश्नवाचक शब्द आए हों, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आए हों, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आए हों उसे हम इंट्रोगेटिव शब्द कहेंगे, इंट्रोगेटिव वाक्य कहेंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव वाक्य का मतलब होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द आए होंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द का मतलब होता है कि जिसमें क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किधर, ये सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द हैं। यदि ये शब्द आए हुए हैं तो इन्हें हम कहेंगे कि भैया ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाले वाक्य का अनुवाद करने से पहले आपकी समझ में एक बात और आ जानी चाहिए कि प्रश्नवाचक शब्द जो होता है, वाक्य जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक फर्स्ट टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया हो। वाक्य के पहले में जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है तो उसे हम फर्स्ट टाइप का कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा जाए वाक्य के पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसे फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव कहते हैं, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक वाक्य लिखूं, क्या, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, क्या वह बाजार गया। तो विद्यार्थियों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पे हम ये समझ लेंगे कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखें प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ गया, और मैंने यही लिख रखा है पहचान में कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आए हों और कहाँ आए हों, प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए हों। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रारंभ में आए हों, तो फर्स्ट टाइप के वाक्य के पहले आए हों, यदि प्रश्नवाचक शब्द आए हों तो उसे हम फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव कहते हैं। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव क्या है? वाक्य के पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो, वाक्य के पहले, देखिए वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आया हो, मैंने कहा प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे होता है। यदि वो पहले आया हुआ है तो आप क्या बताएंगे कि वो हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। अब फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है तो इसका अनुवाद करने का जो नियम है, नियम में आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सेटिंग गड़बड़ हो जाएगा तो फिर टेंस का अनुवाद गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहले अनुवाद के नियम में सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कौन सा शब्द कब और कहाँ लिखा जाता है। तो उसके लिए हम आपको एक सूत्र देते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। फर्स्ट टाइप के
वाक्य का इंट्रोगेटिव करने के लिए, अनुवाद करने के लिए हम सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। तो सहायक क्रिया लिख दीजिए। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया के बाद फिर हम क्या लिखेंगे? कर्म लिखेंगे। सहायक क्रिया हो गया, सहायक क्रिया हो गया। सहायक क्रिया के बाद हम लिखते हैं कर्ता। कर्ता के बाद फिर लिखते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद फिर लिखते हैं कर्म। कर्म के बाद फिर स्थान। स्थान के बाद फिर समय। विद्यार्थियों, आपके समझ में आना चाहिए कि ये हमारा है फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव के वाक्य का अनुवाद करने का तरीका। जैसा कि हमने यहाँ पर एक वाक्य लिख रखा है, हम इसी को अनुवाद करके देखते हैं कि किस तरह से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। तो विद्यार्थियों, क्योंकि आपने देख लिया और पहचान भी लिया कि ये प्रश्नवाचक शब्द पहले आया हुआ है, तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आने के कारण इसे हम फर्स्ट टाइप का कहेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, अब फर्स्ट टाइप के वाक्य का अनुवाद करने के लिए जो प्रश्नवाचक शब्द पहले आया होता है उसका अनुवाद नहीं करते हैं, उसका अनुवाद हम नहीं करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद कहाँ से चालू करते हैं? सहायक क्रिया। विद्यार्थियों, सहायक क्रिया यहाँ पर क्या है? डिड है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक वाक्य लिखेंगे, क्या? डिड लिखेंगे। सहायक क्रिया के बाद क्या चाहिए? कर्ता। कर्ता कौन है? यहाँ पे ही, हम यहाँ पे ही लिख लेंगे। मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाना की अंग्रेजी गो होती है, यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो हम लिख लेंगे। उसके बाद कर्म, इसमें नहीं है, ना लिखिए। स्थान, स्थान की बारी आती है तो बाजार है, तो लिख लीजिए टू द मार्केट। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव वाले वाक्य का अनुवाद करते हैं। तो उसमें आपने देखा कि सबसे पहले सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, कर्म, स्थान, समय। जो भी चीज़ रहता है उसका अनुवाद कर लेते हैं और जो चीज़ नहीं रहता उसको हम छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों, एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव वाले वाक्य का, जो कि फर्स्ट टाइप का है। जैसे लिखा जाए, क्या राम विद्यालय में गीत गाया। यहाँ पर देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर भी हमारा एक कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। उसके अलावा भी यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है। लेकिन विद्यार्थियों, ये फर्स्ट टाइप का है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले आया हुआ है। तो प्रश्नवाचक शब्द यदि पहले आया हुआ है तो इसे हम फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव कहेंगे। और फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं। सहायक क्रिया हमारे पास डिड है, हम यहाँ पे डिड लगा लेंगे। उसके बाद क्या चाहिए? कर्ता। कर्ता कौन है? यहाँ पे राम, हम राम को लिख लेंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होती है? गो। उसके बाद क्या चाहिए? कर्म। अच्छा, गाया, सॉरी, यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में कौन है? गाना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंग। सिंग माने गाना होता है, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। डिड राम सिंग, क्या गाया है? गीत गाया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंग द सॉन्ग, क्योंकि ये कर्म है, तो कर्म की जगह पे हम कर्म लिख लेंगे। कहाँ गा रहा है? स्थान। विद्यालय में गा रहा है, तो में की अंग्रेजी पहले लिखेंगे इन द फील्ड। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम किसी इंट्रोगेटिव वाले वाक्य का अनुवाद करते हैं। विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव का अनुवाद कैसे करते हैं। तो विद्यार्थियों, सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए आप जानेंगे कि वाक्य के पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो फर्स्ट टाइप होता था। अब यही प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के पहले आता था, उसी प्रश्नवाचक शब्द को हम वाक्य के बीच में कर देंगे। तो जब बीच में कर देंगे तो हमारा फर्स्ट टाइप के बजाय सेकंड टाइप हो जाएगा। तो सेकंड टाइप की जो नियम होगा उसमें विद्यार्थियों, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा वो पहले आ जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो पहले आ जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर स्थान, फिर समय, इस तरह से। तो वाक्य के पहले यदि प्रश्नवाचक, अब यहाँ से ये हमारी परिभाषा पहचान हट जाएगी। वाक्य के बीच में, अब यहाँ पर हम लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसे हम सेकेंड टाइप का कहते हैं, उसे हम सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, जैसे हम यहाँ पर एक वाक्य देख रहे हैं, जैसे लिखा जाए कि मोहन बाजार क्यों गया। तो देखा अपने विद्यार्थियों, यहाँ पर क्यों अब की बार बीच में आ गया। तो क्यों बीच में आ गया? क्यों का मतलब प्रश्नवाचक शब्द है,
और ये बीच में आ गया है, तो बीच में आने के कारण ये हमारा सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और इस सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम किसका उपयोग करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द का। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर बीच में है, उसको हम किनारे लाएंगे और लिखेंगे व्हाई, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई होता है। उसके बाद क्या चाहिए? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? डिड है। यहाँ पर हम लगा लेंगे डिड, व्हाई डिड, सहायक क्रिया हो गई। सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता कौन है यहाँ पे? मोहन, तो मोहन को लिखिए, मोहन। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। उसके बाद कर्म नहीं है तो ना लिखिए, स्थान की बारी आती है तो स्थान लिख लो, टू द मार्केट। विद्यार्थियों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस तरह से आपने देखा कि हम किसी भी सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव का अनुवाद कैसे करते हैं। विद्यार्थियों एक वाक्य और हम देख लेते हैं किस तरह से सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव का अनुवाद किया जाता है। जैसे लिखा जाए कि गीता खाना, विद्यार्थियों गीता खाना क्यों खाई, यहाँ पर भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इसका भी अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाई, फिर उसके बाद डिड, सहायक क्रिया डिड हो गया। उसके बाद क्या चाहिए? कर्ता, कर्ता कौन है? यहाँ पे गीता है, तो गीता को लिख दीजिए। उसके बाद क्या चाहिए? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? खाना, ईट, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ईट हो जाएगा। क्या खा रहे हैं? खाना, यानी फूड, ईट द फूड। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों पार्ट यानी सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव तक के वाक्यों को हमने यहाँ पर कर रखा है। देखें, सिंपल आपने सीखा, नेगेटिव सीखा और इसके बाद इंट्रोगेटिव सीखा। तो विद्यार्थियों ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप देखें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।